इसका शीर्षक है सरकार का जादू, जादू की सरकार। आपने जादू का जो भी प्रोग्राम देखा हो, हमारे यहाँ बहुत मशहूर जादूगर हैं पीसी सरकार। उनके देहांत के बाद उनके भतीजे जादू करने लगे हैं, वह भी सरकार का जादू कहलाता है। तो जादू के प्रोग्राम में जैसे एक के बाद एक आइटम आती है, वैसे ही इसमें भी एक के बाद एक आइटम आती है। आप उस कार्यक्रम को जो देखा हो याद कीजिए और ये व्यंग आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। सरकार का जादू, जादू की सरकार। जादूगर मंच पर आकर खड़ा हो गया। वह एयर इंडिया के राजा की तरह झुका और बोला, देवियों और सज्जनों, हम जो प्रोग्राम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं वह इस मुल्क का प्रोग्राम है, इस देश का प्रोग्राम है जो बरसों से चल रहा है और मशहूर है। आप इसे देखिए और हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर जादूगर ने झटके से सिर उठाया और जोरदार पार्श संगीत बजने लगा। फर्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, एप्लीकेशन टू द गवर्नमेंट। सरकार को दरखास्त। जादूगर ने कहा और अपना बायां हाथ विंग्स की तरफ उठाया। दो लड़कियां वहां से निकली। उनके हाथों में बंद डिब्बे थे। एक डिब्बे पर लिखा था आवक, दूसरे पर लिखा था जावक। इनवर्ड, आउटवर्ड। सरकार को दरखास्त। आवक के डिब्बा में दरखास्त डालेगा, जावक के डिब्बा में जवाब आएगा। आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं भी आएगा। इतना कहकर जादूगर ने अपनी जेब से बहुत सारे आवेदन पत्र निकाले और आवक के डिब्बे में डाल दिए। संगीत की लहर के साथ जादू की छड़ी घुमाई और सारे आवेदन पत्र आवक के डिब्बे से जावक के डिब्बे में आ गए। मगर उन सब आवेदन पत्रों पर लिखा था रिजेक्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। आवेदन किए गए, सरकार ने रिजेक्ट कर दिए। आए, यह क्या हुआ? सारा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया? कोई बात नहीं, हम इसको सैंक्शन करवाएंगे। जादूगर ने अपने जेब से 100 के नोट की एक गड्डी निकाली। हर आवेदन पत्र के साथ कुछ नोट लगाए, उन्हें आवक के डिब्बे में डाला, छड़ी घुमाई। जब वे दूसरे डिब्बे में पहुंचे, एप्लीकेशनों पर लगे हुए 100 के नोट गायब थे, पर हर एप्लीकेशन पर लिखा था सैंक्शन, सैंक्शन, सैंक्शन। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, टूरिज्म इन इंडिया। भारत का सैर। इस बार मंच पर मंदिर के आकार का एक लकड़ी का ढांचा लाया गया, जिसके चारों ओर पर्दे लगे हुए थे। तभी एक विदेशी व्यक्ति हाथ में सूटकेस ले मंच पर आया। गुड इवनिंग सर, क्या मांगता है? जादूगर ने पूछा। इंडिया विजिट करना मांगता। वेलकम, वेलकम, स्वागत है आपका, जादूगर ने झुककर कहा और मंदिर का एक पर्दा हटा दिया। विदेशी व्यक्ति उसमें प्रवेश कर गया। जादूगर ने पर्दा गिरा दिया, छड़ी घुमाई, पर्दा उठाया। विदेशी व्यक्ति बाहर आया, उसके हाथ से सूटकेस गया था। सर, आपका सूटकेस किधर गया? बनारस में चोरी चला गया। वेरी सॉरी सर, जादूगर ने कहा और मंदिर का दूसरा पर्दा उठा दिया। विदेशी व्यक्ति फिर अंदर चला गया। इस बार जब बाहर आया, उसके बदन पर कोट नहीं था। सर, आपका कोट किधर गया? तुम्हारा इंडिया का एक होली मैन, एक साधु ने हमसे ले लिया। वेरी फाइन सर। विदेशी व्यक्ति फिर अंदर गया और इस बार उसका पतलून गया था।
इस बार उसका पतलून गायब था और वो विजिट इंडिया का पोस्टर लपेटे हुए था। सर, आपका पतलून किधर गया? उसको बेचकर हम अपना कंट्री का टिकट खरीद लिया। गुड बाय सर, विजिट इंडिया अगेन। फिर को तशरीफ लाइए। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति। जादूगर ने अपने हाथ में एक डिब्बा उठाया जो चारों तरफ से खुलता था। यह फॉरेन पॉलिसी का डिब्बा है साहिबान। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। इस बाजू से अमेरिका से बात करेगा, इधर से रूस से बात करेगा, इधर से इंग्लैंड से बात करेगा, इधर से फ्रांस से बात करेगा। डिब्बा सब बाजू से खुलता है। यह फॉरेन पॉलिसी का डिब्बा है। उसके बाद जादूगर ने उसी डिब्बे से एक कबूतर निकाल कर बताया, पीस डव, शांति का पाखी। हमारा कंट्री सबसे पीस रखना मानता। उसके बाद जादूगर ने उसमें से कटोरा निकाला, वही कटोरा जो भिखारियों के हाथों में होता है। यह फॉरेन एड, विदेशी मदद का कटोरा है साहिबान, जादूगर ने कहा, और वो एक के बाद एक कटोरे निकालने लगा। अमेरिका का वास्ते, रूस का वास्ते, कनाडा का वास्ते, फ्रांस का वास्ते। जादूगर देशों के नाम लेता जा रहा था और कटोरे निकालता जा रहा था। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया, भारत का अर्थशास्त्र। मंच पर दो डिब्बे रखे गए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। जादूगर ने एक मुर्गी निजी क्षेत्र के डिब्बे में रखी और दूसरी मुर्गी सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे में रखी। डिब्बा बंद किया, छड़ी घुमाई। निजी क्षेत्र की मुर्गी ने 10 अंडे दिए और सार्वजनिक क्षेत्र की मुर्गी ने, अंडे तो दूर, मुर्गी गायब थी। इधर पब्लिक सेक्टर का मुर्गी भी साफ हो गया। जादूगर ने इस बार 5 अंडे सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे में रखे और 5 अंडे निजी क्षेत्र के डिब्बे में रखे। डिब्बे को बंद किया, जादू की छड़ी घुमाई। निजी क्षेत्र के डिब्बे में अंडों से चूजे निकल आए और सार्वजनिक क्षेत्र के डिब्बे में अंडे ही गायब थे। यह कैसा पब्लिक सेक्टर है साहिबान? मुर्गी भी गायब, अंडा भी गायब। थोड़ा जांच, इंक्वायरी करना मांगता। जादूगर मंच से नीचे उतरा। उसने सामने की पंक्ति में बैठे एक मिनिस्टर साहब की जेब से अंडा निकालकर बताया, एक आईएएस अफसर की नाक से टपकाकर बताया, एक इंजीनियर की बगल से निकाला, एक ट्रेड यूनियन लीडर की टोपी से निकाला, एक बाबू की मुट्ठी से निकाला। ये पब्लिक सेक्टर का अंडा है साहिबान, जिसे मिनिस्टर साहब, अफसर साहब, इंजीनियर साहब, नेता साहब सबने मिलकर गायब कर दिया था। नेक्स्ट आइटम ऑफ द प्रोग्राम, निपोटिज्म इन इंडिया, भारत में भाई भतीजावाद। विंग से एक लड़का निकल कर आया। आप कौन है? हम मंत्री महोदय का भतीजा है। जादूगर ने मंत्री महोदय के भतीजे को टेबल पर लिटा दिया, जादू की छड़ी घुमाई और भतीजा लेटे लेटे ऊपर उठने लगा। देखिए साहिबान, हमारे मुल्क में मंत्री का भतीजा कैसे ऊपर उठता है। देखिए साहिबान, हमारे मुल्क में मंत्री का भतीजा कैसे ऊपर उठता है, बिना कुछ किए ऊपर उठता है। कोई आलतू फालतू आदमी ऐसा ऊपर नहीं उठ सकता जैसे मिनिस्टर का भतीजा उठता है। और अंत में मंच पर एक यंत्र लाया गया, बिजली से चलने वाला एक आरा जो हर चीज को काट देता था। फिर एक गरीब फटेहाल व्यक्ति मंच पर आया। जादूगर ने उसे लिटा दिया, अपने आदर्शवादी भाषणों से हिप्नोटाइज कर दिया। यंत्र चलने लगा, गरीब का पेट कटने लगा। यह हमारे देश का यंत्र है साहिबान, और यह गरीब का पेट है। यह यंत्र रोज चलता है, गरीब का पेट रोज कटता है।
पिछले 34 सालों से ये प्रोग्राम हम आपके सामने पेश करते आ रहे हैं। हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना गुड विशेस दीजिए। इसके बाद एक व्यंग और जिसकी फरमाइश थी, यह रचना मैंने अपनी तबीयत से सुना दी। अब ये पोस्ट ऑफिस, इसमें कल्पना है कि आजादी के बाद अगर हमारी सरकार पोस्ट ऑफिसों का निर्माण करती तो वे कैसे होते। अंग्रेज जब गए, वे अपने पोस्ट ऑफिस यहीं छोड़ गए, यह उनका हम पर कोई कम एहसान नहीं है। अजी, उनका यही क्या कम एहसान है कि उन्होंने हमारे देश में पोस्ट ऑफिस बनवा तो दिए, न बनवाते तो हम उनका क्या कर लेते। फिर वे न बनवाते तो आजादी के बाद हम बनवाते, गरीबी हटाने के लिए, समाजवाद के लिए, प्रजातंत्र के लिए, संपूर्ण क्रांति के लिए, जिस समय जो भी नारा हो, पोस्ट ऑफिस अत्यंत आवश्यक है। आजादी आती तो हम पोस्ट ऑफिस बनवाते, मगर वे पोस्ट ऑफिस ऐसे नहीं होते जैसे आजकल हैं कि लिखी चिट्ठी डाली और पहुंच गई। नहीं, हमारे पोस्ट ऑफिस, हमारे पोस्ट ऑफिस। इतने दफ्तर खुले तो क्या पोस्ट ऑफिस नहीं खुल सकते थे? मगर अफसोस कि अंग्रेजों ने यह क्रेडिट हमसे पहले छीन लिया। मैं कई बार सोचता हूं कि आजादी के बाद पोस्ट ऑफिस खुलते तो वे कैसे होते। होता यूं कि पहली पंचवर्षीय योजना में दिल्ली, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में पोस्ट ऑफिस खुल जाते और एक आदर्श व्यवस्था लागू हो जाती है। फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना में समस्त राजधानी नगरों को पोस्टल व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है। फिर जैसे जैसे पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ता जाता, जगह जगह पोस्ट ऑफिस खुलते जाते। सरकार पब्लिक से पूछती कि या तो आप पोस्ट ऑफिस ले लीजिए या यूनिवर्सिटी। लोग कहते पहले पोस्ट ऑफिस दीजिए, क्योंकि चिट्ठी भेजने की सुविधा नहीं होगी तो पढ़ लिख कर क्या फायदा। होता यूं कि जैसे मुझे भोपाल से लखनऊ चिट्ठी लिखनी है तो मैं सबसे पहले कमिश्नर ऑफिस में जाता, वहां मैं एक एप्लीकेशन देता कि श्रीमान की सेवा में निवेदन है कि मुझे भोपाल से लखनऊ अपने रिश्तेदार को एक पत्र भेजना है, मुझे राष्ट्रीय पोस्टल व्यवस्था की सुविधा के उपयोग की अनुमति दी जाए। डिप्टी कलेक्टर इंचार्ज मेरे आवेदन को पढ़ता, ऊपर से नीचे तक मेरी ओर देखता और फिर डांट कर कहता, क्या जरूरत है पत्र भेजने की, बिना भेजे नहीं रह सकते? गवर्नमेंट के पास और काम नहीं है आपकी चिट्ठियां भेजने के अलावा? मैं गिड़गिड़ाता, बात यह बहुत जरूरी काम था, बड़ी मेहरबानी हो जाती है हुजूर। डिप्टी कलेक्टर एक प्रोफार्म मेरी तरफ बढ़ा देता, एक प्रपत्र मेरी तरफ बढ़ा देता, लीजिए इसे भरकर दे दीजिए बाबू को। उस प्रोफार्म को मैं बहुत संभाल कर घर लाता और भरता। उस प्रोफार्म को मैं बहुत संभाल कर घर लाता और भरता। मेरा नाम, बाप का नाम, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, चिट्ठी लिखने का उद्देश्य, जिसे भेजी जा रही है उसका नाम, उसके बाप का नाम, पता, मेल या फीमेल, उम्र, इसके पहले कब चिट्ठी भेजी थी उसकी तारीख, इसके पहले कब चिट्ठी भेजी थी उसकी तारीख, और चरित्र का प्रमाण पत्र। साथ में चिट्ठी। अब इस सब को लेकर मैं सरकारी ट्रेजरी जाता और चालान की 3 कॉपी भरता। फिर स्टेट बैंक जाकर लिफाफे का पैसा जमा करता,
फिर ट्रेजरी आता, मगर तब तक ट्रेजरी बंद हो जाती है। कोई बात नहीं, दूसरे दिन मुझे सारे कागजों की जांच कर ट्रेजरी एक लिफाफा इशू कर देती। उसे लेकर मैं फिर कमिश्नर ऑफिस में जाता, वहां के किसी क्लर्क को पटाता और चिट्ठी लिफाफे में डालने की परमिशन प्राप्त कर लेता। अब लिफाफा मेरे हाथ में है, पता लिखा हुआ है, सिर्फ डाक में डालना है। अंग्रेजों को तो सरकारी संपत्ति की चिंता रहती नहीं थी, उसने तो जहां तबीयत हुई पोस्ट बॉक्स लटका दिया। पर हम ऐसा कभी नहीं करते। हम तो एक कार्यालय बनाते, डाक का डिब्बा उसके अंदर रहता, 10 से 5 तक डिब्बा खुला रहता, डिब्बे की रक्षा के लिए लठ लेकर एक चौकीदार बैठा रहता, चाय पानी के पैसे लिए बिना वो डिब्बे में चिट्ठी डालने नहीं देता। खैर, जिसका जो चला आता है मैं देता और मेरी चिट्ठी पोस्ट हो जाती। मैं घर आकर पत्नी से कहता, अपना लेटर पोस्ट हो गया। वो कितनी खुश होती, जरा आप कल्पना कीजिए। मोहल्ले पहचान वालों को पता चलता कि हमारी चिट्ठी पोस्ट हो गई, सुनते तो जल जाते, मिलने पर कहते, सुना आपकी चिट्ठी पोस्ट हो गई। मिलने पर कहते, सुना आपकी चिट्ठी पोस्ट हो गई, बधाई हो भाई, आपकी कृपा है। मैं कहता, अरे हाँ भाई, जोशी जी की चिट्ठी पोस्ट नहीं होगी तो फिर किसकी होगी। सुनो, वे मुझे एक तरफ ले आकर कहते, यार हमारी चिट्ठी भी 2 महीने से लिखी रखी है, मगर कमिश्नर ऑफिस में कोई जान पहचान वाला ही नहीं है, तुम पोस्ट करवा दोगे? अरे बहुत रश है चिट्ठियों का, मुझे खुद को इतनी मुश्किल पड़ी, मैं ही जानता हूं। ऊपर से प्रेशर डलवाएं, ऊपर से प्रेशर डलवाएं, क्योंकि बिना इसको ये लोग करेंगे नहीं। अगर डलवा सको तो क्या बात है। 2-3 माह बाद लखनऊ से चिट्ठी का जवाब आता। कमिश्नर ऑफिस का एक चपरासी सम्मन लेकर घर आता, जिसमें लिखा होता कि आपकी चिट्ठी आई है, कृपया पहचान तस्दीक करवा के ले जाएं। मैं 2 गजेटेड ऑफिसर से यह प्रमाणित करवा कि मैं शरद जोशी हूं और शरद जोशी के अलावा कुछ नहीं हूं। कमिश्नर ऑफिस पहुंचता, साहब को सलाम करता, बाबू को चाय पिलाता, चपरासी को अठन्नी देता और मुझे मेरी चिट्ठी मिल जाती। हालांकि वे रसीद मुझसे लिखवा लेते ताकि आगे मैं शिकायत न कर सकूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चिट्ठी पोस्ट हो गई, जवाब आ गया। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? भाई कुछ भी कहो, वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि जैसा भी ये काम हो तो जाता है। भाई कुछ भी कहो, वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे, क्योंकि जैसा भी ये काम हो तो जाता है। कितना संतोष होता है काम पूरा हो जाने पर। अंग्रेजों को तो इसका महत्व ही नहीं पता था, उन्हें क्या चिंता हमारे संतोष की। पर जब राष्ट्र पर संकट पड़ता, आंतरिक या बाह्य संकट, जब देश के दुश्मन पोस्टल व्यवस्था का फायदा लेने लगते, फासिस्ट और कांग्रेस विरोधी ताकतें आपस में चिट्ठियां लिखकर राष्ट्र में अफवाहें फैलाने लगती, तब हमारे नेता तुरंत इमरजेंसी लगा देते और दूसरे ही दिन राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा पोस्टल व्यवस्था के निजी अथवा सार्वजनिक दुरुपयोग पर बंदिश लग जाती। तब हमारी प्रधानमंत्री आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहती, तब हमारी प्रधानमंत्री आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम संदेश प्रसारित करते हुए कहती, हमें बहुत अफसोस है, हमें बहुत अफसोस है ये जानकर और आपको ये बताते हुए कि पिछले दिनों हमारे देश की डाक व्यवस्था का फायदा उठाने की
एक जबरदस्त साजिश विरोधियों ने की। इनका मकसद था, मैं कहूंगी कि एक गहरी चाल थी उनकी, जिसमें कहना न होगा कि विदेशी ताकतों का भी हाथ रहा है, कि वे चिट्ठियां लिखकर शासन के खिलाफ लोगों को भड़काएं, अशांति फैलाएं, अव्यवस्था कर दें, जिससे गरीबी हटाने का, देश को खुशहाल बनाने का जो काम चल रहा है उसमें गड़बड़ी पैदा हो। कोई भी देशवासी जिसे अपने मुल्क से प्यार है, जिसे भारत से प्यार है, कभी इस बात को सहन नहीं करेगा और हमारे देश की पवित्र पोस्टल व्यवस्था को प्रजातंत्र के खिलाफ, देश के खिलाफ, देश की एकता के खिलाफ, मेहनत करने वाली हमारी गरीब जनता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। इसलिए भाइयों, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हम मजबूर हैं कि जब तक देश में आपातकाल लागू है, पोस्टल व्यवस्था का, निजी और सार्वजनिक चिट्ठियों का डालना या निकालना बंद रहेगा। हम मजबूर हैं और हमें करना पड़ रहा है, मगर ये जरूरी है क्योंकि देश को बचाना है उन ताकतों से जो खिलाफ हैं देश के। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोगों को इससे थोड़ी परेशानी हो सकती है, मगर ये कुर्बानी बहुत जरूरी है देश के लिए और देश के प्रजातंत्र को बचाने के लिए। जैसा कि हम चाहते थे, जो कि एक सपना था हमारे बड़े नेताओं का, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, जो ये चाहते थे कि देश खुशहाल हो। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सपने को पूरा करने में आप हमारी मदद करेंगे और आपस में चिट्ठियां या पोस्टकार्ड नहीं लिखेंगे। जय हिंद। मैं सोचता हूं कि कितना अच्छा हुआ कि देश में पोस्ट ऑफिस बनाने का काम अंग्रेजों के समय हो चुका था। यदि आजादी के बाद बनते तो इसकी व्यवस्था भी इतनी भ्रष्ट होती कि गरीब आदमी कभी कहीं चिट्ठी नहीं भेज पाता। चिट्ठियां भेजना सिर्फ अमीरों का काम होता, उनका स्टेटस सिंबल होता। सरकार जब चाहती उस बॉक्स के पास एक बंदूकधारी सिपाही खड़ा कर देती और हम दूर खड़े टुकुर टुकुर उस लाल डिब्बे को देखते रहते। यदि इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब नीचे गोल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लेवें और साथ वाली घंटी को भी बजा दें, जिससे और भी नए और अच्छे वीडियो आते ही आपको ऑटोमेटिक सूचना मिल जाएगी। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करें, लाइक करें और दूसरों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।